Okay, good morning students. In the last class we have discussed about the physical properties of alkanes. Okay, today we are going to discuss alkene and its preparation methods. Okay, so what are alkenes? They are unsaturated hydrocarbons and they are having double bond between any two carbon atoms. Okay, so this is the alkene structure of alkene, general structure of alkene और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n. ठीक है, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन? एथीन है ना. क्या होता है C2H4, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन फैमिली, दैट इज एथीन. उसके बाद क्या होता है C3, ये क्या होगा प्रोपीन. ठीक है, तो ऐसे पूरी उसकी एक होमोलॉगस सीरीज चलती है जो आप पहले ही क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है. जो डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन में, तो इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना. क्यों? क्योंकि इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड ये है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर. ठीक, सो टोटल जो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है. और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में कि द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड और यू कैन से पाई बॉन्ड इज वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न. सो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर वेरी लूजली हेल्ड. ठीक है, दे आर वेरी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. उनका मूवमेंट हो सकता है. इससे पहले हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होता है, हमेशा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है. सो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर वेरी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होता है कि कोई भी रिएजेंट इस पर ईजिली आके अटैक कर सकता है और उस इलेक्ट्रॉन को अपने लिए ले सकता है. तो जनरली इसमें कैसा अटैक होगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा. इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं? ऐसे रिएजेंट विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, सो इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है. ठीक, सो नोट डाउन कर लो इसको. पाई बॉन्ड have loosely held electrons therefore alkenes are easily attacked by इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, सो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स. नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन दी लास्ट लेक्चर्स, लास्ट चैप्टर्स. नॉमेनक्लेचर क्या लगाते हैं इसमें? सफिक्स क्या लगाते हैं? ईन, है ना. हम कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं? ईन, जैसा कि एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया. ठीक, तो हम ऑलरेडी इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं सो कर लेते हैं, फिर आगे आइसोमेरिज्म में जाएंगे. So what will be the name of this compound? First one CH2 CH3 single bond CH double bond CH2. प्रोपीन है ना. डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन फैमिली है, तो हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? ईन. सो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपीन, है ना. नेक्स्ट वाला ब्यूट 1 ईन.
You need to specify the position. 1 को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तभी तो प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। पोजीशन जब तक बताना नहीं सीखेंगे फिर वैसे ही ब्यूटीन सारे नाम ब्यूटीन लिख देंगे, इसलिए पोजीशन बताना स्टार्ट कीजिए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, ठीक है। प्रोपीन में नहीं बताते, एथीन और प्रोपीन में नहीं बताते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है, इधर भी फर्स्ट इधर भी फर्स्ट, ठीक है ना। एथीन में भी एक ही होता है, वहाँ पर भी आपको पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर ब्यूटीन पेंटीन से आपको फिर पोजीशन बताना पड़ेगा, ठीक है। What will be the name of this compound? थर्ड वन, ब्यूटूइन, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटूइन। नेक्स्ट वन 1,4 1,4 1,4 पक्का 1,4 1,1 क्यों 1,3 होगा ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन, तो ब्यूट 1,3 डाईन, जो लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए, हम पढ़े हैं ना, लोकेंट क्या होना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट यूज होना चाहिए, 1,3 डाईन। ओके, इसका नाम पहले नंबरिंग करना है होगा, एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, पेरेंट चेन, नंबरिंग करो और उसके बाद फिर टू मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोप 1 प्रोपीन नहीं होता, या तो प्रोप 1 इन होता है या प्रोपीन होगा, है ना। और प्रोपीन में जनरली हम नंबर नहीं लिखते, एथीन और प्रोपीन में नहीं लिखते, फिर ब्यूट से स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबरिंग, ठीक। आप लिख भी सकते हो प्रोप 1 इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3। फिर से सोचो, हाँ नंबरिंग हमेशा जहाँ से डबल बॉन्ड्स पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी ना, 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम 13.7, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज योर होमवर्क, ओके। प्रॉब्लम 13.7 and 13.8 both are your homework, problem 13.7 and 13.8. नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एल्कीन में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। सो पहला तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपको याद है क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने कौन कौन से टाइप के पढ़े थे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक। तो जो एल्कीन है उसमें 2 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम लोग, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जैसे कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ये सब क्या है, आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स है। चेन आइसोमर में क्या होगा, जैसे कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक ब्रांच आ गया है, इस ब्रांच को अगर सीधा कर दो तो है तो उतने ही नंबर ऑफ कार्बन, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है, बट आपका वहाँ पर ब्रांचिंग आ जाएगी। तो इसमें भी 2 टाइप के आइसोमेरिज्म देखेंगे, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक।
तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ब्यूटीन का लिख लेते हैं हम लोग। ये है ब्यूटवानिन, तो ये कैसे आइसोमेरिज्म है? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है क्या? यहाँ पर कोई डाउट है आप लोगों को? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में, निकाल के देख लो अपनी नोट्स में, देखो देखा। नॉमेनक्लेचर के जस्ट बाद आइसोमर्स स्टार्ट किया था मैंने, तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो याद रहेगा। बस यहाँ पढ़ लेने से थोड़ा ना होता है, घर जाके कभी निकाल के देख लिया करो। हाँ, कितने होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप, क्या क्या हैं? ठीक है ना, ये पढ़ाई थे ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा? पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर। तो यहाँ पर ये ब्यूट1 ब्यूट2 किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। देखो ये भी एक तरीके का ब्यूटीन ही है, ब्यूटीन ही है ना। पर यहाँ पर क्या आ गया है? ब्रांचिंग आ गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, है ना, कि अलग अलग टाइप के चेन है। सो दिस इज ऑल्सो आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, ठीक है। ये भी ब्यूटीन का आइसोमर है, बट किस टाइप का आइसोमर है? ये चेन आइसोमर, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपवानीन, ठीक है। सो दिस इज दी चेन आइसोमर ऑफ दीज टू, 1 और 2 का ये चेन आइसोमर है। सो अगेन प्रॉब्लम 13.9 इज योर होमवर्क किया करो तभी तो प्रैक्टिस होगी। राइट स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन। पेंटीन दिया हुआ है, पेंटीन के डिफरेंट आइसोमर्स लिखने हैं आपको, चेन आइसोमर भी लिखना है और उसके पोजीशन आइसोमर्स भी लिखना है। लिख लेंगे पेंटीन के, ठीक है। टोटल 5 आइसोमर्स होंगे पेंटीन के, कुछ पोजीशन आइसोमर्स होंगे और कुछ चेन आइसोमर्स, ठीक है। सो ये लिख लिया गया। अब दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, डेफिनेटली आएंगे ही, है ना, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, विच इज़ न्यू फॉर यू। ये तुम्हारे लिए नया है। हाँ, नंबर 2 है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये 2 टाइप के हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, ठीक है। CIS, सिस और ट्रांस। सिस आइसोमर्स में क्या होंगे? जो सेम टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, जो आइडेंटिकल एटम्स हैं, ठीक है। सिस आइसोमर्स में क्या होंगे? जो आइडेंटिकल एटम्स हैं वो सेम साइड में होते हैं। सो लिख लो डेफिनेशन सिस आइसोमर की। आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाइज ऑन दी सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। आइडेंटिकल एटम और ग्रुप lies on the same side of the double bond. Trans isomer, इसमें जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा? आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाइज ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड।
लिख लिए? ओके, सो कैसे बनता है देख ले उसको एग्जाम्पल में। ब्यूटीन का ही एग्जाम्पल लेंगे, ब्यूटूइन का। ठीक, ब्यूटूइन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो पहला सिस आइसोमर क्या बोलता है कि जो सेम टाइप के कंपाउंड एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, जो आइडेंटिकल एटम्स हैं वो एक तरफ होने चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं सिस आइसोमर को? जो CH3 है, CH3 आइडेंटिकल है तो मैंने उसको डबल बॉन्ड के एक तरफ रख दिया और जो H है उसको एक तरफ, तो ये क्या हो गया? सिस आइसोमर। सो दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, ब्यूटूइन है ना, ब्यूटूइन का ये सिस आइसोमर है। और अगर मैं ट्रांस बनाऊंगी तो क्या करूँगी? अपोजिट साइड में, मतलब इसको यहाँ रख दूँ और H को यहाँ, तो अपोजिट हो गया। सो दैट इज योर ट्रांस आइसोमर। किसी को भी कर सकते हो, मैं इस CH3 को यहाँ पोजीशन पे ला रही हूँ, आप चाहो तो इसको यहाँ कर सकते हो, किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, पर क्या रूल है कि जो आइडेंटिकल एटम शुड लाई ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी डबल बॉन्ड। तो देखो ये अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, सो दिस इज ट्रांस आइसोमर, या इसको ट्रांस ब्यूटूइन भी लिख सकते हैं, सिंपल ट्रांस ब्यूटूइन। एंड दिस वन इज सिस ब्यूटूइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दिस इज सिस ब्यूटूइन, दिस वन इज ट्रांस ब्यूटूइन। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब ये जो सिस आइसोमर्स होते हैं दे आर मोर पोलर देन दी ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सिस आइसोमर आर मोर पोलर देन दी ट्रांस आइसोमर। ऐसा क्यों है? कुछ आइडिया लगता है क्या इसको देख के? आइडेंटिकल एटम और ग्रुप एक साइड लाइन हो जाने से एक तरफ पूरा पोलर हो जाता है। हाँ, देखो अगर यहाँ पर दोनों अपोजिट साइड में है तो दोनों की जो पोलैरिटी वो होगी क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। जबकि यहाँ सेम साइड पे है तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा? पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक, तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। अब CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक, सो ये अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर जो पोलैरिटी डेवलप होगी वो ऐसा होगा, हमने पढ़ा था ना डाइपोल मोमेंट में, है ना। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे इनकी पोलैरिटी, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। जबकि ट्रांस में देखो क्या होगा? ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इनका वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, दोनों तरफ CH3 है। तो सेम अमाउंट की पोलैरिटी डेवलप होगी पर अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब क्या होगा? टोटल पोलैरिटी 0 हो गई। कंफर्म हुआ? तो इसी वजह से जो है सिस आइसोमर्स आर मोर पोलर देन दी ट्रांस आइसोमर। और इसी वजह से दूसरा रीज़न एक ये भी है कि जो ट्रांस जो होते हैं आइसोमर दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दी सिस आइसोमर, एक ये भी पॉइंट होता है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आइसोमेरिज्म में लिख लो, ट्रांस आइसोमर्स हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी सिस फॉर्म। ट्रांस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी सिस फॉर्म। एक और मैं करके बता देती हूँ, फिर बाकी के जो हैं आपको होमवर्क दे दूँगी। ठीक है,
अब इसका आपको सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो जो क्या बोला गया है, जो आइडेंटिकल एटम है वो एक साइड होने चाहिए, कोई भी, जरूरी नहीं कि दोनों ही आइडेंटिकल एटम हो। यहाँ पर देखो आइडेंटिकल एटम के नाम पे हमारे पास सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है ना। इसको आप इस तरीके से बना लो। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड को मैं कैसे बनाऊंगी, इधर डबल बॉन्ड बना लिया, दोनों एच को एक साइड लगा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिस आइसोमर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस। और ट्रांस में क्या करूंगी, मैं इस एच को पोजीशन चेंज कर देती हूँ, तो मुझे ट्रांस मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर, दिस वन इज सिस आइसोमर। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। देखो यहाँ ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बट कम से कम एक तो आइडेंटिकल होना चाहिए कार्बन पे। हाँ, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम चलेगा, है ना। डेफिनेशन में लिखा था एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक। सो कोई ना कोई चीज़ आइडेंटिकल होनी चाहिए इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ। अगर सपोज यहाँ पर CH3 हो जाए तो फिर इसका सिस और ट्रांस नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं पर भी आइडेंटिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है ना। इसके दोनों तरफ ही कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है, तो अब इसका आप सिस और ट्रांस नहीं बना सकते। तो कभी एग्जाम में इस टाइप का भी अगर बोलते हैं कि इसका सिस और ट्रांस बनाओ, तो आपको क्या बोलना है कि इस केस में सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो आइडेंटिकल कहीं ना कहीं मिलने ही चाहिए, इस कार्बन पे कोई ना कोई दो आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होने चाहिए, ठीक, तभी आपका सिस और ट्रांस बनेगा। सो दिस वन इज सिस एंड दिस इज दी ट्रांस, ठीक है। सो प्रॉब्लम 13.10 और 13.11 करके आएंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे, ओके। कोई डाउट अभी तक आप लोगों को? होमवर्क कीजिए, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको रोज़ का रोज़ करोगे तो आपको जो कन्फ्यूजन होता है और भूल जाते हैं पीछे का, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, वो नहीं होगा, ठीक। ओके, थैंक यू।